हेलो दोस्तों, मैं उमेश मास्कुला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, सेकेंड फ्लोर ऑफ स्टूडेंट। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग और साथ में मसल की मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ें बताने वाला हूं कि आखिर एक्टिन और मायोसिन किससे मिलकर बनी होती है और एक्टिन मायोसिन मिलकर क्या बनाती हैं, और साथ में रिगर मॉर्टिस क्या है, वर्क और एनर्जी रिलेशन क्या है, फैन इफेक्ट किसे कहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग का। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाना, बिना लाइक के मत जाना वीडियो। धन्यवाद लाइक करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग। देखिए, एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि आखिर नर्व से मसल तक कैसे ट्रांसफ़र होता है इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल। अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि मसल के मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी है मसल, और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक एक्शन पोटेंशियल नर्व से मसल में, और मसल में कैसे कंट्रैक्शन हो रहा है। आखिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैकेनिकल इवेंट में कैसे चेंज हो जा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देखो, जो इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है वो चेंज हो रहा है मैकेनिकल इवेंट में, यानी कि स्टिमुलस जो एक्शन पोटेंशियल था, जो वोल्टेज चेंज था, वो चेंज किस में हो जा रहा है, वो चेंज हो रहा है मैकेनिकल इवेंट में, यानी कि कंट्रैक्शन हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। जो आप काम कर रहे हैं, हम उंगली ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये भी क्या है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुए होंगे, उसके बाद में क्या हुआ होगा, मैकेनिकल चेंज हुआ होगा। तो हम वही समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल चेंज कैसे बदल जाता है मैकेनिकल चेंज में, और इसमें कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, रिगर मोर्टिस भी पूछा जाता है, और कई सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। स्टेप्स पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और नीट पीजी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जो इलेक्ट्रिकल इवेंट होते हैं वो मैकेनिकल इवेंट में चेंज हो जाते हैं, और ये किसके द्वारा होता है? जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या करवाता है, कैल्शियम आयन के द्वारा क्या कराता है, कंट्रैक्शन कराता है। अब कैल्शियम आयन के डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट मसल्स में, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में अलग रिसेप्टर होंगे, और तुम्हारे जो कार्डियक मसल होंगी उसमें अलग होंगे। जैसे कार्डियक मसल में एल टाइप चैनल होते हैं कैल्शियम के लिए, और आगे जैसे आप पढ़ेंगे, जब कार्डियक मसल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ हम स्केलेटल मसल्स को मेनली व्यू में रख के चल रहे हैं। तो हमको यहाँ पर समझना है कि एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग क्या है। देखिए, कोई सेल एक्साइट हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट की, और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हुए वो क्या है, कपलिंग। इनके बीच में क्या लिंक है, वही क्या है, कपलिंग है। तो एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, इन दोनों के बीच में लिंक। एक्साइटेशन के बीच में एक्साइटेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो जाके मसल में क्या करता था, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट करता था, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था, वो जाके मसल में एंट्री करता था। अब मसल में एंट्री कैसे करेगा, वो करेगा पहले तो सार्कोलेमा, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल फाइबर के बाहर होगी उस पर क्या करेगा, रन करेगा पहले। उसके बाद में टी ट्यूब्यूल द्वारा अंदर जाएगा उसके। अब टी मतलब होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो मसल्स बंडल में होते हैं, मसल फाइबर में होते हैं, जो इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल को ले जाते हैं कहाँ तक, कैल्शियम चैनल तक, जहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सीपिरिडीन रिसेप्टर और राइनोडिन रिसेप्टर। तो इनके बारे में भी देखेंगे स्टेप वाइज। तो कुछ स्टेप होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला क्या होगा, जब कोई नर्व से इम्पल्स आया या एक्शन पोटेंशियल आया तो कैसे आएगा भाई, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए होंगे नर्व से। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो मेनली हम पढ़ते हैं क्या है, एसिटिल कोलिन। बहुत सारे
हो सकते हैं कई और सारे, जैसे कि इंडोथिलिन भी हो सकता है या कोई गाबा होता है, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर किस पे फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे। एसिटिल कोलिन जब रिलीज होता है नर्व एंडिंग के द्वारा, तो ये क्या करता है? सेकंड पॉइंट में जनरेशन ऑफ इंडिफ्लेट पोटेंशियल। तो क्या होगा? इंडिफ्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पहला क्या हुआ? क्वांटम रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन हुआ। उसके बाद सेकंड में जनरेशन ऑफ इंडिप्लेट पोटेंशियल हुआ। इंडिप्लेट पोटेंशियल जब एक्शन पोटेंशियल पर पहुंचता है, जब इंडिप्लेट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सार्कोलेमा पर के बाहर रन करता है। ये क्या है? तीसरा नंबर क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा पे क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन कर रहा है एक्शन पोटेंशियल का। इंडिप्लेट पोटेंशियल से बन गया एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ पर? सार्कोलेमा के बाहर, यानी कि उस सार्कोलेमा पर ही हो रहा होगा। उसके बाद में चौथे नंबर पर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूब्यूल। टी मतलब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, तो मूवमेंट होगा एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में, और ये रिसेप्टर दिखाए हुए हैं बोल्ट। उसके बाद में जब एक्शन पोटेंशियल आपके टी ट्यूब्यूल में पहुंचा, तो वहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक, आप लोगों को पढ़े होंगे कि जो ट्यूबुलो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम होता है, वहाँ पर कैल्शियम भरे होते हैं, कैल्शियम भरे होते हैं, और कैल्शियम जो होते हैं वो चैनल्स द्वारा रुके होते हैं, वरना चैनल होगा, चैनल खुलेगा तभी बाहर निकलते हैं। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ट्यूबुलो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम होता है जिसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम निकलेगा तब अगला स्टेप होगा। तो हमको कैल्शियम निकालना है किसी तरीके से। अब जो ये एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल आया, वो क्या करेगा? जो डीएचपी रिसेप्टर्स होंगे, जो डीएचपी रिसेप्टर्स होंगे उनमें क्या करेगा? चेंज करेगा। ये क्या हो गया? वोल्टेज चेंज सेंस्ड बाय डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर। जैसे एक्शन पोटेंशियल आपके टी ट्यूब्यूल में आया, क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज होने पर डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर जो है वो इसको सेंस कर लेगा, सेंस कर लेगा। उसके बाद में छठवें नंबर पर क्या होगा? कैल्शियम रिलीज हो जाएगा बाय राइनोडीन रिसेप्टर। जो राइनोडीन रिसेप्टर्स होंगे वो कैल्शियम को रिलीज कर देंगे जब कि डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स सेंस कर लेंगे किसको? वोल्टेज चेंज को। उसके बाद सेवेंथ नंबर पे क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन होगा। कैल्शियम रिलीज होगा, उसी बाद में इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन होगा। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्या था? क्वांटल रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। उसके बाद में जनरेशन ऑफ इंडिप्लेट पोटेंशियल। तीसरे नंबर पे था ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा, और चौथे नंबर पे था मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये क्या हुआ? वोल्टेज चेंज सेंस्ड बाय डाइहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स। उसके बाद छठवें नंबर पे क्या हुआ? कैल्शियम कहा अब हम नहीं रुक पाएंगे थैली में, अब हम जा रहे हैं बाहर, और कैल्शियम रिलीज बाय राइनोडीन रिसेप्टर्स, और इनिशिएशन हो गया किसका? कंट्रैक्शन का। ये है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। तो आप स्टेप वाइज इसको याद कर सकते हैं, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग को। ये जो दिखाई पड़ रहा है टी ट्यूब्यूल अंदर जाता हुआ, ये वाला, ये क्या है? टी ट्यूब्यूल है। ये पूरा क्या है? टी ट्यूब्यूल है। ये ट्यूबुलो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम होगा। यहाँ पर क्या होगा? राइनोडीन रिसेप्टर्स होंगे जो खोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो विट्रो में भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों कर पाती हैं? इसका आप लोग आंसर जानते हो तो दिमाग में रख लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि जो स्मूथ मसल होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन विट्रो में भी होता रहता है, क्यों? तो इसका आंसर बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम कैल्शियम रिलीज करवा चुके हैं, इनिशिएशन हो गया किसका? कॉन्ट्रैक्शन का। अब हम मॉलिक्यूलर इवेंट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर इवेंट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होंगे? देखो, अभी ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन मायोसिन के बारे में हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बस जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। पहला नंबर क्या होगा? कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी पे। कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन सी पे। कन्फर्मेशनल चेंज होगा ट्रोपोमायोसिन में। देखो, जो ट्रोपोनिन सी होता है वो किस पे जुड़ा होता है? ट्रोपोमायोसिन पे। तो जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी पे तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा ट्रोपोमायोसिन में।
थर्ड नंबर पे क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। जो एक्टिन पे बाइंडिंग साइट होगी वो क्या होगी, खुल जाएंगी, अनकवर्ड हो जाएंगी। उसके बाद मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिव साइट, मायोसिन हेड बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पे और पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और मसल क्या हो जाएगा, शार्टनिंग हो जाएगा, यानी मसल का कंट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आइसोलेटेड स्केलेटल मसल, सॉरी स्मूथ मसल आगे कह दिए थे। आइसोलेटेड स्केलेटल मसल इन विट्रो कैन कॉन्ट्रैक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम नहीं होता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइसोलेटेड स्केलेटल मसल होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स कपल्ड विद राइनोडीन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स होते हैं वो राइनोडीन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल के साथ में क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं खलती है, कैल्शियम रहता है। कैल्शियम रहेगा तो कंट्रैक्शन होगा। अब ये हो गया आपका एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग और उससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हम अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, आखिर एक्टिन मायोसिन कैसी है, ठीक है। और मसल बंडल क्या है, मसल फाइबर्स क्या है। आप लोग नीट में अच्छे से पढ़े होंगे लेकिन यहाँ भी ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ उससे हायर लेवल जाएगा। देखो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल फाइबर्स। जो स्केलेटल मसल फाइबर होंगे, ये देखिए आपका मान लो शोल्डर का, ये आपका क्या है, बाइसेप्स है। तो ये मसल्स है, ये मसल्स की बेरी को हम काट के बनाए। आगे क्या किए हैं, आगे क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो यार कोई भी आ जाता है तो रोक नहीं सकते हैं, कोई बोलेगा ही। चलो फिर हम कहाँ थे, हम थे मसल्स पे कि मसल्स की जो ये बेली है, ठीक है, इसको बीच में हम निकाल के आगे दिखाए हैं बड़ा करके, यानी कि ये मसल फैस्कुलस है, यानी कि मसल बंडल है। अब मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं। और मसल फाइबर्स क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है मसल की, ठीक है। मसल्स फाइबर के अंदर भी अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बैंड दिखाई पड़ेंगे। और बैंड क्या क्यों होते हैं, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो एक्टिन और मायोसिन, वो कहीं पर मायोसिन जहाँ पर होगा वहाँ पर डार्क होगा और जहाँ पर एक्टिन होगा वहाँ पर क्या होगा, लाइट होगा। इसलिए बैंड दिखाई पड़ते हैं जो मसल फाइबर होते हैं उनमें। और मसल फाइबर के अंदर भी अगर हम देखें तो हमको मायोफाइब्रस दिखाई पड़ेंगे। मायोफाइब्रस क्या है, एक्टिन मायोसिन, ठीक है। एक्टिन मायोसिन क्या है, मायोफाइब्रस है। और मसल फाइबर के चारों तरफ क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम और अगर अंदर जाते हैं, यानी कि और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं और हम और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं अंदर तक, तो जो एक्टिन फिलामेंट होंगे वो दिखाई पड़ेंगे। और अंदर जाएंगे तो एफ एक्टिन दिखाई पड़ेंगे। और ज़्यादा देखेंगे तो जी ग्लोबुलर एक्टिन दिखाई पड़ेंगे। और मायोसिन फिलामेंट में इसे अंदर देखेंगे तो क्या होगा, लाइट मीरोमाइसिन। एक इसमें मोनोमर क्या होता है, मीरोमाइसिन। तो लाइट मीरोमाइसिन और हैवी मीरोमायोसिन के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये वाला पोर्शन क्या है, लाइट, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये लाइट मीरोमायोसिन है। और उसके आगे बचा क्या है, वो हैवी मीरोमायोसिन है। जो ग्लोबुलर एक्टिन होता है वो तुम्हारा मोनोमर है, किसका, एक्टिन का। तो और जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है वो अकेले नहीं रहता है, वो कई प्रोटीन के साथ में और रहता है, जैसे कि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन, तीनों मिलके बनाते हैं एक्टिन, ठीक है। तो एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोनिन होता है वो ट्रोपोनिन जो होता है, ये देखिए देखो ये है एफ एक्टिन, ठीक है। यह है एफ एक्टिन, यानी कि दो पैरेलल रन कर रहे हैं। और ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन भी पैरेलली रन कर रहा है एफ एक्टिन से। और ट्रोपोमायोसिन के देखो, जो ट्रोपोमायोसिन है उसके रेगुलर इंटरवल पे आपको ट्रोपोनिन दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, ट्रोपोनिन दिखाई पड़ रहा है। और ट्रोपोनिन तुम्हारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट होती हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। तो ये मिलके एक्टिन मॉलिक्यूल बनाते हैं, कौन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। अब हम अगर और अंदर जाएं और हम डिटेल में देखें कि बैंड कैसे अरेंज है, तो
तो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो ये एक जनरल सा हम डायग्राम बनाए हैं, आप एनसीईआरटी में भी देख चुके होंगे, पढ़े होंगे नीट, और अब तो अगर भूल भी चुके होंगे तब भी ये आपको याद ही होगा। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये है मायोसिन, और ये जो प्रोटीन अटैच्ड की हुई है मायोसिन को किससे, जेड डिस्क से, जेड लाइन से, वो क्या है, टाइटिन प्रोटीन है। क्या है, टाइटिन। तो टाइटिन प्रोटीन तुम्हारा ये है। मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं और एक्टिन को थिन फिलामेंट कहते हैं। इसको डार्क फिलामेंट भी कहते हैं, इसको लाइट फिलामेंट भी कहते हैं। तो ऊपर वाली तुम्हारी डार्क और ये तुम्हारी लाइट भी है, ठीक है। तो ये लाइट भी है। ठीक है। अब और देखते हैं, जो ये जेड डिस्क होती है वो दो आई बैंड मतलब आई को दो एक्टिन को अलग कर रही है। देखिए एक एक्टिन इधर जा रही है, एक एक्टिन फिलामेंट इधर जा रहा है, और बीच में क्या है, जेड डिस्क है। और जो मायोसिन होगा, मायोसिन के बीच में एम लाइन जाएगी, और जो गैप जो ओवरलैप नहीं हुआ है एक्टिन फिलामेंट द्वारा, मायोसिन फिलामेंट का वो पार्ट जो ओवरलैप नहीं हुआ किसके द्वारा, एक्टिन के द्वारा, उसे कहेंगे एच जोन। आई बैंड क्या होता है, आई बैंड में मायोसिन नहीं आती है। देखो एक्टिन से लेकर जो जहाँ तक मायोसिन नहीं है, ठीक है, उसके बाद में, और ये एक्टिन के दोनों तरफ का क्या हो गया, आई बैंड हो गया, मायोसिन नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। और सार्कोमेर क्या होता है, सार्कोमेर क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रक्शन क्या है, सार्कोमेर तुम्हारे दो जेड डिस्क, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो जेड डिस्क के बीच की जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सार्कोमेर होता है। ए बैंड तुम्हारा जो मायोसिन जितना होगा वो क्या होगा, ए बैंड होगा। तो ये जनरल चीज़ें हो गई जो बताना था मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसके और भी ज़्यादा अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एडेशन प्रोटीन होंगी, बहुत सारी एक दूसरे को इंटरलिंक करने वाली प्रोटीन होंगी, वो सब भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इतना समझ जाएं ओवरऑल। तो ये सार्कोमेर के बारे में बात हो गया। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर कंट्रक्शन कैसे होता है, हाउ कंट्रक्शन हैपेंड। देखो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है मॉलिक्यूलर कंट्रक्शन का, मसल कंट्रक्शन का, वो क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि जो थिन फिलामेंट होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है, वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। मायोसिन फिलामेंट वही रुका रहता है, लेकिन एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। ये तुम्हारी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। स्लाइडिंग, अब ये देखिए, ये रिलैक्स्ड से भी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। पहला ये रिलैक्स्ड से भी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, ये वाला चीज़। इसमें क्या है, देखो जो मायोसिन है वो बिल्कुल एच जोन दिखाई पड़ रहा है क्लियरली, ये दो जेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये मायोसिन है। अगर हम रिलैक्स स्टेज में देखें तो जो एक्टिन होता है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप्ड होता है। क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। तो जी ये देखिए, ये क्या है, ओवरलैप्ड है, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या है, ओवरलैप्ड है। रिलैक्स स्टेज में कैसा होता है, ओवरलैप्ड होता है। और जब कंट्रक्शन होता है, तो जो मैक्सिमली कंट्रक्शन में क्या होता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। और ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन समव्हाट बिल्कुल यहाँ तक लग जाती है, बनाए नहीं है लेकिन यहाँ तक लगभग लग जाती है मैक्सिमली कंट्रक्शन में, ठीक है। तो ये कंट्रक्शन का मतलब डायग्राम है, जो कैसे कंट्रक्शन होता है वो चीज़ें हैं। अब कैसे होता है उसके बारे में स्टेप वाइज पढ़ना पड़ेगा, कि कैल्शियम कब रिलीज हुआ, उसके बाद में एटीपी कब, मायोसिन। देखिए जो मायोसिन होगा उसका हेड, मायोसिन का मान लो ये हेड है, तो मायोसिन का हेड ऐसे अटैच होगा तुम्हारा किस पे, मायोसिन का हेड अटैच होता है किससे, एक्टिन से। और ये क्या होती है, स्ट्रोक होता है इसमें, यानी कि पावर स्ट्रोक ऐसे जनरेट होगा इस तरफ का, ठीक है। और ये क्या होगी, कंट्रैक्ट हो रही है।
अब हम ट्रोपोनिन के बारे में कुछ देखते हैं। ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट होती है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई क्या है तुम्हारा? एक्टिन। ये एक्टिन के लिए बाइंडिंग, स्ट्रांग एफिनिटी किसके लिए होती है? एक्टिन के लिए। वही ट्रोपोनिन टी किसके लिए एफिनिटी होती है? ट्रोपोमायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। और ट्रोपोनिन सी किसके लिए बाइंडिंग साइट होती है? कैल्शियम के लिए। अब फेन इफेक्ट क्या है? फेन इफेक्ट कहता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ एटीपी दैट क्लीव्ड। मतलब कि जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब है ये क्या है? फेन इफेक्ट है। अब और आगे चलते हैं और हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप आखिर होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अभी तक हम देख रहे थे जनरल व्यू की कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स्ड स्टेज में कैसे रहेगा और अनरिलैक्स्ड मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कैसे रहेगा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, जो एक दूसरे क्या थे? पैरेलल थे। ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि केवल ए बैंड रिमेन कांस्टेंट है, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन और जितनी चीज़ें थी सब में रिडक्शन हो जा रहा था, सब रिड्यूस हो जा रहे थे। आई बैंड रिड्यूस हो जा रहा था, जेड सार्को में रिड्यूस हो जा रहा था, और मतलब जितनी चीज़ें हैं रिड्यूस हो जाती हैं, केवल ए बैंड रिड्यूस नहीं, रिमेन सेम रहता है। एच जोन क्या होता था? रिड्यूस हो जा रहा था। तो वो चीज़ें जनरल चीज़ें हो गई, वो चीज़ें यहाँ कोई आपसे पूछेगा नहीं ज़्यादा, और ना ही आगे चल के कोई इंपॉर्टेंस है। अब स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पहले क्या होगा? देखो ये क्या है? एक्टिन है, ये है एक्टिन है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट है। एक्सटेंड पहले क्या होगा? जब एक मॉलिक्यूल आएगा एटीपी का, वो बाइंड करेगा एटीपी बाइंडिंग साइट पे। कहाँ बाइंड करेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट पे। एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि जो हेड होता है एक मायोसिन का, उस पर एटीपी बाइंडिंग साइट यानी कि एटीपीज एक्टिविटी, और साथ में एक्टिन बाइंडिंग साइट दोनों होता है। एटीपी आएगा, बाइंड करेगा एटीपी बाइंडिंग साइट पे, और एटीपीज की मदद से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूट जाएगा। ध्यान रखना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बना वो निकलेगा नहीं हेड से, अभी नहीं निकलेगा, अभी पहले स्टेप में नहीं निकलता है, वो बाद में निकलता है। तो क्यों बाद में निकलता है? क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता अभी नहीं है, जब पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तब एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट अभी निकला नहीं है। इस स्टेप में क्या होगा? जो मायोसिन होगा वो बाइंड नहीं करेगा एक्टिन से, वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा परपेंडिकुलरली टूवर्ड एक्टिन, परपेंडिकुलरली एक्टिन की तरफ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर एक्टिन की तरफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस। दूसरा स्टेप क्या होगा? जो ट्रोपोनिन होगा, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होगा, वो बाइंड कर जाएगा कैल्शियम से, और जैसे कैल्शियम से बाइंड किया, जो मास्किंग था एक्टिन पे मायोसिन के लिए, वो क्या हो जाएगा? अनकवर्ड हो जाएगा। तो एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन अनकवर्ड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? एक्टिन और मायोसिन का हेड क्या हो गए? एक दूसरे से जुड़ गए। जो मायोसिन का हेड था यानी क्रॉस ब्रिज था, जो मायोसिन था वो जाके एक्टिन पे जुड़ गया और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। उसके बाद में है थर्ड स्टेप में क्या हुआ? अब जब बाइंड कर गया तो क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज होगा इन क्रॉस ब्रिज, गिव्स पावर स्ट्रोक देगा। क्यों? क्योंकि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जो वहाँ पर यूटिलाइज एटीपी द्वारा टूटा था, वो अभी बाहर नहीं निकला है, अभी अंदर ही था, और वो एनर्जी देगा, पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्रेजेंट इन हेड के कारण कन्फर्मेशनल चेंज होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। तो ये क्या करेगा? मसल को खींच देगा अंदर की तरफ, एच जोन की तरफ। जो एक्टिन फिलामेंट होंगे उनको स्लाइड करवा देगा किस तरफ? सेंटर की तरफ, यानी कि एच जोन की तरफ। उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा? नाउ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज। अब क्या होगी? अब रिलीज होगी, अभी तो रिलीज नहीं हुआ, अब रिलीज होगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट फ्रॉम हेड, ए न्यू एटीपी बाइंड एंड हेड इज फ्री। अब हेड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो एटीपी, एक नया मॉलिक्यूल एटीपी का क्या करेगा? आके बाइंड कर जाएगा इससे, एक नया मॉलिक्यूल एटीपी का आकर इससे बाइंड कर जाएगा, और जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट था वो अब फ्री हो जाएगा। यही प्रोसेस रिपीट होगा। अगली एक्टिव साइट आएगी, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अटैच था ना, ये थोड़ा सा आगे पहुँचा दिया इसको, तो यहाँ पे एक्टिव साइट जो होगी उस पर जाके अटैच होगा और यही फिर आगे पहुँचाएगा। तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो
ये था आपका मसल कंट्रक्शन का स्टेप। अब हम अगला पढ़ेंगे रिगर मोर्टिस और एनर्जी क्या है, एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको, उसके बारे में। देखो जो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कंट्रक्शन, ये चैप्टर का नाम है। देखो वर्क आउटपुट ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन के दौरान वर्क क्या होता है, जो W इक्वल टू L इंटू डी, यानी कि लोड इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो कि जितना किया है मसल, तो जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, हम रेस्पिरेशन करते हैं उससे एनर्जी आती है, आप फूड लेते हैं उससे एनर्जी आती है। तो कहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है मसल कंट्रक्शन की, ATP जो फास्फोप्रोटीन हो गया, यानी कि ATP का जो हाई एनर्जी बांड है उसके टूटने से आ जाए, ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन वहाँ से भी ATP और फास्फोप्रोटीन प्राप्त होगी, और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो स्टेप होते हैं वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, वहाँ से एनर्जी आएगी। तो ये 3 चीज़ों से एनर्जी आ सकती है। अब हम रिगर मोर्टिस देखते हैं। जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, अगर हम सेवरल हार्स तक बॉडी को ऐसे छोड़ दें, पड़ा रह जाए बॉडी, तो क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती हैं। और जैसे मान लीजिए ये हाथ सीधा है तो उसको आप सीधा बिल्कुल नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइट हो जाएगा। मसल कंडक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि ATP बचती ही नहीं है। ATP आप लोग देखें वहाँ पर पीछे कि ATP जब एक ATP जुड़ती है तभी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकलता है और तभी क्रॉस ब्रिज टूटता है। तो जब ATP ही नहीं है तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा ही नहीं और मसल कंट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएंगी। तो यही है, जब डेथ होता है तो सेवरल हार्स में के बाद में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजिड विथआउट एक्शन पोटेंशियल, लॉस ऑफ ऑल ATP, सो मसल रिलैक्सेशन नॉट हैपन, हेड रिमेन्स अटैच टू एक्टिन फिलामेंट से अटैच ही रह जाएगा हेड, जो क्रॉस ब्रिज होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं हुआ। 15 से अगर 24 हॉर्स लेटर देखा जाए तो जो ये खुद का क्या होता है, ऑटोलिसिस हो जाता है। जो प्रोटीन होती हैं वो डिट्रैक्टेड हो जाती हैं और इसके कारण ऑटोलिसिस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ड्यू टू प्रोटीन फ्रॉम लाइसोसोम, जो लाइसोसोम द्वारा एंजाइम आएंगे उसके द्वारा क्या हो जाएगा, ऑटोलिसिस हो जाएगा और वो रिलैक्स स्टेज में आ जाती हैं। और अगर टेम्परेचर देंगे, अगर हमको किसी रिगर मोर्टिस को हमको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हल्का हीट दे देंगे उसको, टेम्परेचर देन इवेंट ये इवेंट है वो जल्दी होने लगेगा और रिगर मोर्टिस ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हुई, आपका कुछ जनरल चीज़ें हुई जो आपको मसल कंट्रैक्शन के बारे में समझना था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, रिगर मोर्टिस, इसके बारे में जान पाए। मसल्स आल्सो कंट्रैक्टेड इन हीट कॉल्ड हीट रिगर भी एक होता है। हीट रिगर में क्या है, मसल जब हीट के उपस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, तो जब हीट देते हैं तब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। नर्व मसल फिजियोलॉजी का केवल एक लास्ट वीडियो बचा है, उसके बाद में नर्व मसल फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी, यानी कि अप्लाइड पढ़ाने वाले हैं, ऑक्सीजन डेप्थ पढ़ाने वाले हैं, इस बार आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि आपको मिलता रहेगा, ठीक है, कंटेंट। धन्यवाद, चलते हैं फिर मिलेंगे।